हमारे अतिथि उनका अमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, मैं उनका दिल से आभारी हूँ। ज़्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए मैं जो आत्मकथा के बारे में जो थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको। मैं जब बचपन से लगाकर अभी तक मैंने जो जो संघर्ष किए, और तो मुझे एक बार ऐसा महसूस हुआ कि मुझे मेरे बारे में लिखना चाहिए, और मैं हमारे आसपास कवि रहते हैं या लेखक रहते हैं उनसे मैं प्रेरित हुआ, और मैंने कोशिश की है। मेरी जो पूरी जो आत्मकथा है उसमें हर संस्मरण डाले हैं, और उसमें कुछ मैंने स्किप भी किए हैं। तो मैं आपको एक उसकी जो एक कहानी है वो मैं पढ़ देता हूँ। जब हम बचपन में थे, मेरे से छोटा जो भाई सुमेर सिंह, जो हम बहुत झगड़ते थे बचपन में, और एक बार जैसे अभी बच्चे को गुब्बारा से लड़ रहे थे, देखा होगा आपने, ऐसे हम भी गुब्बारे के लिए झगड़ रहे थे। वो वाला संस्मरण मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बचपन की एक यादगार कहानी है, गुब्बारे से जुड़ा प्रेम। हर व्यक्ति के जीवन में बचपन का एक ऐसा ही कोना होता है जहाँ सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि सबसे गहरे रिश्ते और सबसे बड़ी सीख भी छुपी हुई होती है। मेरे लिए वह कोना मेरा छोटा भाई सुमेर ठाकुर के साथ जुड़ी शरारतें, लड़ाइयाँ और बेइंतजाम प्यार से भरा हुआ है। हम दोनों हमेशा एक अजीब सा मुकाबला रहता था। मैं उससे 2 साल बड़ा था, लेकिन वह घर का सबसे छोटा, सबसे दुलारा। यह बात कभी कभी हमारे झगड़े का कारण बनती थी, क्योंकि छोटा था इसलिए उसको सब लाड़ करते थे और मुझे इतना लाड़ नहीं करते थे, तो मुझे उससे जलस थी, क्योंकि उससे सभी तारीफ प्यार करते थे। मुझे लगता था कि उसका पक्ष हमेशा लिया जाता है, लेकिन मेरा छोटा मोटा नोकझोंक के बावजूद हमारे बीच एक ऐसा अटूट बंधन था जो किसी भी झगड़े से कहीं ज़्यादा मजबूत था। ऐसा ही जितना हम झगड़ते थे उतना ही हमें आपस में प्यार भी था। यह बात उस समय की है जब मैं 7 साल का था और सुमेर 5 साल का था। हम दोनों अपने गांव बर्दू में अपने घर की गलियों में खेल रहे थे। दोपहर का शांत समय था और गांव में अक्सर इस समय कोई हलचल नहीं होती थी। तभी अचानक गली में एक नुक्कड़ से आवाज़ सुनाई दी, गुब्बारा ले लो, गुब्बारा ले लो। वह आवाज़ किसी जादू की तरह थी। उस समय गुब्बारे जैसी रंगीन चीज़ें हमारे गांव में बच्चों के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। हम दोनों भाई अपनी जगह उछल पड़े और एक पल में गुब्बारे वाले के पास पहुंच गए। उसके पास सारे गुब्बारे थे, बहुत सारे गुब्बारे थे, लाल, पीले, नीले, हरे रंग के, और हवा में झूम रहे थे। हमारी आंखें चमक उठी और हम दोनों ने एक ही गुब्बारे को लेने की जीत पकड़ी कि ये वाला मैं लूँगा, ये वाला मैं लूँगा। ऐसी जीत हमने करी। हमारी जेबों में जितने पैसे थे उसमें सिर्फ एक ही गुब्बारा आ सकता था, पैसे नहीं थे ज़्यादा। गुब्बारे वाले ने हमें एक ही गुब्बारा दिया और यह हमारे झगड़े की शुरुआत हुई। मैं जोर से बोला, मैं बड़ा हूँ, गुब्बारा मेरा है, और सुमेर ने रोते हुए कहा, नहीं, गुब्बारा मेरा है, मुझे लेना है। हम दोनों गुब्बारे की डंडी को तोड़ने और झपटने लगे, खींचने लगे। वह खींचता गया। यह केवल एक गुब्बारा नहीं था, बल्कि यह हमारे बचपन की जीत और ईगो की लड़ाई थी। हम दोनों इस छोटी सी चीज़ के लिए इतने लड़ रहे थे कि हमें इस बात का पता भी नहीं था, ध्यान भी नहीं था कि हमारे घर के लोग हमें देख रहे हैं। झगड़ा बढ़ता गया। गुब्बारा कब फट गया हमें पता ही नहीं चला। गुब्बारा फटते ही हमारी जीत और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हमें एक दूसरे की चोट पहुंचाने का ख्याल आया। मैंने गुस्से में पास में पड़ा एक पत्थर को उठाया और ठीक उसी समय सुमेर ने भी एक पत्थर उठाया। उसने हमारे मन में चल रहा था कि यह शायद हम दोनों को ही यह पता है कि गुस्से में हम दोनों एक दूसरे के पैरों पर पत्थर फेंक दिए, और पत्थर लगते ही हमने क्या करा, मैंने भी पत्थर उठा लिया और सुमेर ने पत्थर उठा लिया, और दोनों ने जो हमारा पैर का जो अंगूठा है उसके ऊपर पत्थर दे मारा। दर्द में चीखे। गुब्बारे की लड़ाई अब पैरों में लगे जख्मों में बदल गई थी। हम दोनों का झगड़ा अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसी जगह हमारे मन में एक दूसरे की चोट पहुंचाने का पछतावा या दर्द आज भी है। हमारी चीख सुनकर माताजी और पिताजी तुरंत हमारे पास आए। उन्होंने हमारे पैर को देखा और तुरंत उनका उपचार के लिए, लेकिन मुझे याद है उस समय डांट से ज़्यादा हमें अपने माता पिता के चेहरे पर आई चिंता और दुख की परेशानी दिखाई दी थी। उस दिन मैं
उस दिन के बाद हम दोनों भाई कुछ दिन तक एक दूसरे के पास जाने से डरते थे, लेकिन जैसे जैसे जख्म ठीक होने लगा, हम मन का गुस्सा भी धीरे धीरे ख़त्म हुआ। वह एक दर्दनाक घटना थी, लेकिन उसमें हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। हमने महसूस किया कि किसी भी चीज़ के लिए झगड़ा करना ज़्यादा ज़रूरी, एक दूसरे के साथ रहना ज़रूरी है। हमारे पैरों में वो घाव एक निशान छोड़ गया। आज भी निशान सिर्फ एक चोट का नहीं है, बल्कि हमारे प्रेम और हमारे रिश्ते की गहराई का प्रतीक है। हमारे दोनों के अंगूठे में आप देख सकते हैं, दोनों में निशानी है बनी हुई। आज भी हम दोनों भाई एक दूसरे के पैर को देखते हैं और वह निशान याद आ जाता है तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह गुब्बारे की लड़ाई हमारे बचपन की सबसे यादगार घटना बन गई, जिससे हमें यह सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। यह घटना हमारे रिश्ते की नींव बन गई, जिस पर हमारा प्रेम और विश्वास और भी मजबूत हो गया। हम दोनों भाई हमेशा से एक दूसरे के साथ रहे और हमारा प्रेम आज भी उतना ही गहरा है। मैं उसके बिना और वो मेरे बिना नहीं रह सकता है। इसी के साथ मैंने ये संस्मरण आपको पढ़ाया, सबने ध्यान सुना। मनीष भाई जी, मेरे अनुज, हिमांशु जी और अनार सिंह जी, आप सभी को नमस्कार। और ख़ास तौर पे अनार सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। आज कोई विशेष दिन है उसका, इस बात के लिए भी, और ख़ास बात उन्होंने इतना बड़ा काम किया, साहित्य की दुनिया में एक तरह से कदम रखा। और साहित्य का वो क्षेत्र, कथेतर साहित्य का, जिसमें आम तौर पे लोग प्रवेश करने में ज़रा हिचकिचाते हैं, बड़ा दुस्साहस का काम होता है अपनी आत्मकथा लिखना। एक तो पूर्वाग्रह उसके लिए ये है कि ये काम कोई बहुत बड़े साहित्यकार ही करते हैं या बड़े लोग ही करते हैं जिनका जीवन कोई बहुत विशेष होता है, लेकिन अनार सिंह जी ने उस मिथक को तोड़ा। हर एक का जीवन विशेष होता है, हर एक का जीवन संघर्षों की गाथा होता है। हम सबकी अपनी कहानी है। इस कहानी से, इस आत्मकथा से हम सब लोग जुड़ते हैं, और न केवल जुड़ते हैं बल्कि कहीं उसमें हमें अपने अक्स नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे आत्मकथा लिखना दुस्साहस का काम इस लिहाज से भी है कि उसमें बहुत प्रामाणिकता की दरकार होती है। एक तरह से आईने के सामने खड़े होकर अपने को देखना, और देखना मतलब सिर्फ श्रृंगार के लिए तो जाहिर तौर पे नहीं, बल्कि अपने अंधेरे पक्ष को भी देखना, उजले पक्ष को भी देखना, और न केवल देखना बल्कि पूरी ईमानदारी से दिखाना। समाज को दिखाने का उद्देश्य जाहिर तौर पर कोई प्रशंसा मात्र नहीं होता। जब एक आत्मकथा दर्ज होती है तो उसमें न केवल उस व्यक्ति का जीवन दर्ज होता है, उसके स्मृति कोश से काफ़ी चीज़ें उसमें दर्ज होती है, बल्कि पूरा समय दर्ज होता है। अभी अनार सिंह जी जब अपने बचपन के बारे में कुछ बता रहे थे तो हम सबको अपना भाई याद आया, अपना बचपन याद आया, अपनी वो शरारतें और अपने वो लड़ाई झगड़े बचपन के याद आए। इस तरह से हम कनेक्ट होते हैं उस पूरे समय से। आज जब समय इतना तेज़ी से भाग रहा है, उसमें अनार सिंह जी का ये जो काम है, ये सिर्फ साहित्यिक पक्ष को नहीं दर्ज कर रहा है, बल्कि उस पूरे समय को दर्ज कर रहा है। किसी आत्मकथा में काल होता है, स्थान होता है, पात्र होता है, परिस्थिति होती है, उसकी मनस्थिति भी होती है। इसमें वो पूरा काल दर्ज हुआ। आपने अपने जीवन यात्रा जब शुरू की आइसेक के साथ में, उस समय कंप्यूटर नया नया आया था और उस यंत्र के लिए भी बड़ा पूर्वाग्रह था। कंप्यूटर हमारी नौकरी खा जाएगा, कंप्यूटर से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और लेकिन आज उस कंप्यूटर के बूते हम अपनी दुनिया में मुकाम बना पाए हैं, और उसमें इतने छोटी सी जगह से निकले हुए व्यक्ति ने अगुवाई की, देवास में आके अपना सेंटर खोला, बड़ी जगह में आके अपना सेंटर खोला। ये बहुत बड़ी बात है, चिन्हित करने लायक है। तो एक व्यक्ति का पूरा उसमें संघर्ष आ रहा है, खास तौर पे पूरा समाज दिख रहा है। एक व्यक्ति की यात्रा में उसके संघर्ष के साथ उसका समय है। समय में सिर्फ व्यक्ति तक बात सीमित नहीं है, सामाजिकता उसमें है, उस समय का अर्थशास्त्र है। पूरी यात्रा को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पारिवारिक मूल्य हमें नज़र आते हैं, संस्कार नज़र आते हैं, और सबसे खास बात जो आज आश्वस्ति देती है आज के समय में, उनके साथ खड़े हुए उनके मित्र नज़र आते हैं। तो कोई आत्मकथा मात्र एक साहित्यिक लेखन इस लिहाज से नहीं है कि वो घटनाओं की मात्र लड़ी है। वो साहित्य तब बनता है जब लिखने वाला पीछे झांक के अपने अतीत में देखता है, अपनी स्मृतियों में जाता है, न केवल उन घटनाओं को देखता है बल्कि उन घटनाओं के
कारणों को देखता है, उसके लिए इसकी दृष्टि दो तरह से हो सकती है। अगर वो पीछे मुड़ के देखता है एक दर्शक के भांति और उन घटनाओं का विश्लेषण करता है प्रामाणिकता के साथ, तमाम चीजें निकल के आती है, वहां से एक स्तर मनोवैज्ञानिक पक्ष का सामने आता है कि व्यक्ति अपने को देख पा रहा है, उस समय के मानस को देख पा रहा है। लेकिन यही पक्ष अगर दर्शक से दृष्टा का हो जाता है, एक सिंहावलोकन का हो जाता है, एक विहंगम दृश्य के रूप में जब पूरे घटनाक्रम को, जीवन काल को देखता है, तो वहां से एक आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू होती है। वहां से आत्म चेतना वाली बात भी शुरू होती है उस आत्म कथा से। तो बहुत बड़ा काम किया है अनार सिंह जी ने, चूंकि वो जिस पेशे से जुड़े हैं, जनरेशन्स को तैयार करते हैं, शिक्षा पे उन्होंने काफ़ी काम किया है, पीएचडी की है, और उस पीएचडी का किस्सा भी आप पढ़ेंगे तो किस लेवल पे जाके ज़मीनी हकीकतों से रूबरू होकर उस पूरे परिश्रम को उठाया और उन्होंने इस काम को किया। तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन समाज के लिए इस लिहाज से भी कर रहे हैं कि शैक्षणिक रूप में उनके अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा। ये उनकी पहली किताब है, लेकिन अब हमारी अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। अब उनकी अगली किताब हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा पे आए, शिक्षा के सरोकार उनके गहरे हैं, शिक्षा के संघर्ष उनके गहरे हैं, ज़मीनी हकीकतों से वो वाकिफ़ हैं। तो आज शिक्षा की क्या चुनौतियां हैं, और न केवल चुनौतियां बल्कि उनकी दृष्टि समाधान पे भी है, जो उनके पीएचडी कार्य में भी उन्होंने करके बताई। तो इस लिहाज से उनसे अपेक्षाएं हमारी बहुत है। आज यहाँ होना मेरे लिए बहुत सुखद है, और ख़ासतौर पर अनार सिंह जी और सुरेंद्र सिंह जी जब हमारे देवास के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, उनके गहरे साहित्यिक सरोकार वहाँ जाहिर होते हैं। पूरे कार्यक्रमों में उनकी जिस तरह से तल्लीनता होती है, वो हमारे एक बहुत आश्वस्ति से भरते हैं कि न केवल देवास या इंदौर या बड़े महानगर, बल्कि छोटी छोटी जगहों पर भी वो एक चेतना पुंज का काम कर रहे हैं। तो ये आत्मकथा, ये पुस्तक एक शुरुआत है, और ये यात्रा बहुत लंबी जाएगी। ये मेरी शुभकामना है। बहुत धन्यवाद। बधाई देना चाहूँगा। आज उनके लिए दोहरी खुशी का समय है। वैवाहिक वर्षगांठ के साथ अपने जीवन को फिर से पीछे की तरफ मुड़कर देखने की कोशिश उन्होंने की है, और ये कोशिश बहुत महत्वपूर्ण है, कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह उनके संघर्षों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, और यह उनकी साहित्यिक यात्रा के एक प्रस्थान बिंदु की तरह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनार सिंह जी से मेरा परिचय लगभग 25 साल से पुराना है, जब वे संघर्ष के दिनों में थे, और जब छोटी छोटी शुरुआत कर अपने जीवन को, जैसे हम कहते हैं कि एक अंधेरे कुएं में यदि आप उतर रहे हैं, रात का समय है, अंधेरा कुआं है और काई लगे पत्थर हैं, और उन पत्थरों पर संभल कर पैर रखते हुए हम जब नीचे उतरते हैं पानी की तलाश में, लगभग उसी स्थिति में अनार सिंह जी थे। और अनार सिंह जी ने अपने पैर मजबूती से रखे, काई में अपने को फिसलने से रोका, और उस पानी की तलाश की जिसकी तलाश हम सबको होती है, जिसकी तलाश हम सब अपने जीवन से करते हैं, एक सुखद भविष्य की तरफ। और न केवल अपने सुखद भविष्य के लिए, बल्कि इलाके के उनके जैसे हज़ारों ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए भी उनकी जो चिंता थी, वो आज हमें साकार रूप में दिखाई देती है। चाहे कंप्यूटर शिक्षा की बात हो, चाहे शैक्षणिक विकास की बात हो, चाहे वो पाठ्यपुस्तकों की बात हो या पाठ्येतर गतिविधियों की बातचीत हो, हमेशा अनार सिंह जी ने बहुत चिंता की इन चीज़ों की। खुद का शैक्षणिक विकास करते हुए इलाके के ग्रामीण विद्यार्थियों जो अभावों की वजह से, संसाधनों की कमी की वजह से देवास या इंदौर तक अपनी शिक्षा लेने नहीं जा पाते हैं, उन्हें टोंक खुर्द में ही रहते हुए कैसे अच्छी शिक्षा, कैसे कंप्यूटर का ज्ञान कराया जाए और कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, ये चिंता रखते हुए उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष, अपने जीवन का काफ़ी लंबा समय गुजारा। और आज हम उस सबको की परिणति एक वटवृक्ष के रूप में देखते हैं कि बरदू से निकले हुए एक नौजवान ने इस क्षेत्र के कई युवाओं की दिशा बदल दी है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। आत्मकथा की बात मनीष शर्मा जी ने अभी कही, बेहद महत्वपूर्ण विधा है हिंदी साहित्य की, और हमारे कई बड़े नामचीन लोगों ने, चाहे वे साहित्यकार रहे हों, चाहे बड़े नेता रहे हों, चाहे बड़े पदों पर रहे हों, उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, और उन आत्मकथाओं के ज़रिए उन्होंने अपने जीवन को समाज के सामने खोल कर रखा है।
कि वे क्या थे, क्या बनने के लिए उन्होंने कितने संघर्ष झेले हैं। वे धूप के दिन, वे समय जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में आगे रोशनी बनाने के लिए, आपने देखा होगा दिया जलता है, लेकिन उस दिए को जलने से पहले बहुत बड़ी आंच में पकना पड़ता है। तो एक व्यक्ति किस तरह के संघर्षों की आंच में रहकर यहाँ तक पहुँचा है। और मनीष शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि यह आत्मकथा उनका एक प्रस्थान बिंदु है साहित्य की दुनिया में प्रवेश करने का। और आज हम यहाँ आकर बहुत खुश हैं कि अनार सिंह जी की पहली किताब जब आ रही है तो हम उसके गवाह हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनार सिंह जी ने जिस तरह शैक्षणिक विकास में, कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से और बाकी चीज़ों में आगे आकर टोंकखुर्द की इस संसाधन विहीन जगह पर रहते हुए इतना काम किया है, साहित्य की दुनिया में भी वे बहुत अच्छा काम करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आज के इस अवसर पर और उम्मीद करते हैं कि साहित्य में वे और बढ़िया रचें और बढ़िया लिखें। मैं उन्हें उन दिनों से जानता हूँ जब सबसे पहले इस मध्य प्रदेश का जो पहला अवार्ड था, एयर इंडिया का रैंक एंड बोल्ट अवार्ड, जो बहुत ही इनोवेटिव टीचर्स को दिया जाता था, उसके लिए मैंने उनसे बात की कि हम इसके लिए प्रस्ताव करेंगे, हम इसके लिए बात करेंगे। हमें लगा था शुरुआत में कि इतने मध्य प्रदेश में इतने सारे शिक्षक हैं और अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो पाएगा कि राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मान हमारे एक साथी को मिले। लेकिन जब हमने इस बात को दिल्ली में रखा और दिल्ली में इसका प्रस्ताव गया, तो आप विश्वास करेंगे कि एयर इंडिया रैंक बोल्ट अवार्ड मध्य प्रदेश में पहला हमारे अनार सिंह जी ठाकुर को प्राप्त हुआ। और यह उनकी लगन, उनके जज्बे, उनकी जीवटता का एक प्रमाण है। और ऐसे उन्होंने कई मौक़ों पर अपने आप को प्रमाणित करने की कोशिश की है, अपने आप को दिखाने, बताने और जांचने की कोशिश की है और लगातार वे इस प्रयास में लगे हुए हैं। बरदू का एक युवक, बरदू का एक लड़का जो गुब्बारे के लिए लड़ाई में लड़ता है और उन बातों को बड़ी खोलकर, बड़ी सच्चाई के साथ आत्मकथा में रखता है। बस साहित्य को ऐसे ही सच्चे लोगों की दरकार है, ऐसे ही सच्चे युवकों की दरकार है जो अच्छा लिखें, बेहतर करें और इस समाज को और आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और आपसे बात। उनके युवा वर्षगांठ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और साथ ही उनकी जो आत्मकथा है ये मैंने पढ़ी है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इनसे विगत 2 या 3 वर्षों से इन्हें जानता हूँ, लेकिन जो इनकी लेखनी है उसमें मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कोई मतलब नया लेखक कुछ लिख रहा है। मतलब इनका जो इन्होंने हर जो भी विषय लिए हैं या जो भी इन्होंने अपनी आत्मकथा में पुराने स्मरण जोड़े हैं, वो सभी मतलब बहुत अच्छे से लिखे हैं। और मतलब ये पूरी आत्मकथा में एक साधारण इंसान कैसे असाधारण बना है उसकी पूरी एक कथा है और इसमें बहुत सारे किस्से हैं, सब कुछ है। और मैं भी चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार इनकी इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। इस पुस्तक से मतलब हम लोग भी हमारे पुराने दिनों में खो जाते हैं। मतलब ये पुस्तक एक बार यदि आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपको हर किस्से में कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी कहीं ना कहीं उस किस्सों से जोड़ लेते हैं। क्योंकि मैं मतलब वाकई में इस किताब को पढ़ते हुए पूरा मतलब अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। ऐसा कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि मतलब कुछ आगे, और ये हमेशा समा बांधे रखती है। और अनार सिंह जी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अन्य जो सर से जुड़े हुए अन्य व्यक्तित्व जो हमेशा हमारे कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी करते हैं, आसान नहीं होता कुछ भी काम जब हम करते हैं तो कई सारे लोगों का सहयोग लगता है और ऐसे हमारे कई सहयोगी हैं जो आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। जब भी हम कोई बड़ा काम का बीड़ा उठाते हैं तो सहज रूप से हमारे बीच वे उपलब्ध रहते हैं और अपना पूरा जो भी हम उनसे चाह रखते हैं वो हमारी चाह पूरी करते हैं। तो आप सभी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और कार्यक्रम अब बस समापन की ओर है, हम भोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे जो अनार सिंह ठाकुर की हार्दिक इच्छा है कि जो यहाँ पर उपस्थित अन्य अतिथि हैं वे उनके अपने कर कमलों से उनको पुस्तक भेंट करेंगे। अभी कार्यक्रम के मंची कार्यक्रम के
दोनों आए अंदर के दो का फ्री करना सुमन जी, ओ सुमन जी, नमक लाया घर में से ले आओ, चलो घर में से ले आओ, घर में चलो।